हमारी जनरेशन जो है साहब, आगे लीडरशिप जनरेशन है जो इस डिकेड को सी थ्रू करेगी। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जनरेशन को क्या आदेश या क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता हूँ, वो मेरा अधिकार नहीं है। अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे ही हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन भारत माँ के सपूत के नाते हम सब ने हमारा देश उन्नति करे, इसके लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। मोदी साहब, आपने टूल्स बताए, ये जो लोक भागीदारी और ऐसी कई योजनाएं हैं, ज्योति ग्राम या चिरंजीवी योजनाएं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोक भागीदारी से प्रोग्रेस हो रहा है और दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी चीज़ को जो गुजरात का सक्सेसफुल मॉडल है, वो गैस ग्रिड में हो, कहीं एग्रीकल्चर में हो या सर्विस सेक्टर में हो, दूसरे राज्यों में उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, उसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, हर राज्य की अपनी स्थितियां अलग होती हैं, इसलिए वैसी की वैसी चीज़ें कहीं हो ये कहना तो उचित नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे एक माहौल बना है। जैसे मेरे यहाँ एक प्रयोग होता है, मैं साल में एक बार एक चिंतन शिविर करता हूँ और सभी हम मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, सभी हमारे सेक्रेटरीज, सभी कलेक्टर, डीडीओ, हमारी एक 250 लोगों की टीम है। हम 3 दिन के लिए कहीं जाते हैं और वहाँ साथ में रहते हैं। सुबह 5 बजे से रात को 10:30 बजे तक हमारा शेड्यूल रहता है और कोई हायरार्की नहीं होती है। मुख्यमंत्री भी पीछे किसी के बगल में बेंच पे बैठता है और उसमें हम एक एक इशू को आइडेंटिफाई करते हैं और एक सामूहिक चर्चा चिंतन करते हैं। और उसमें हम देश में कहीं अच्छे प्रयोग हुए हो तो उनको भी बुलाते हैं। जैसे इस बार हमारे चिंतन शिविर में हमने छत्तीसगढ़ को बुलाया था। उन्होंने पीडीएस सिस्टम में जो काम किया है, हमने वहाँ के अफसर को बुलाया, हमको सिखाओ कैसे अच्छा काम किया। 2 साल पहले हमने नागालैंड से चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था। उन्होंने नागालैंड के अंदर एक अच्छी योजना बनाई थी, हमको लगा कि शायद उससे हम सीख सकते हैं। एक बार हमने केरल से बुलाया था। तो हम भी औरों से सीखते हैं और हमारी कोशिश है कि जितनी बड़ी मात्रा में हम अच्छे प्रयोगों को एक दूसरे को शेयर करेंगे तो टाइम बचेगा, वरना हम सब लोग एक से शुरू करें, कोई अगर 10 तक पहुंचाए तो मुझे 11 से शुरू करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। अजय ने अभी आपसे पूछा सन 2002 के बारे में, ये आपकी छवि पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो कहें ना कहें, लेकिन इस सदन को क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि फिर कभी गुजरात में आपके रहते 2002 जैसे सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे और गुजरात का हर अल्पसंख्यक, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी और धर्म का हो, वो सुरक्षित है और रहेगा? मेरे कहने के बाद भी आप मानेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपका ये कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, मैं जिंदा रहूंगा तब तक चलता रहेगा लेकिन जो लोग गुजरात को जानते हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि गुजरात की हिस्ट्री को देखा जाए। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां 1736 से 1736 से कम्युनल राइट्स का रिकॉर्ड हिस्ट्री अवेलेबल है और वहाँ पर साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि कहीं न कहीं कर्फ्यू ना लगा हो। ये यानी गुजरात के पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया था। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि 2002 के बाद आज गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दिन का कर्फ्यू नहीं लगा है, कोई वारदात नहीं। वरना हमारे यहाँ काइट फेस्टिवल में भी दंगा होता था, क्रिकेट मैच हुई दंगा होता था। इतना ही नहीं, अक्षरधाम पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, पूरा गुजरात शांत रहा। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, पूरा गुजरात शांत रहा। और इसलिए ये जो शांति का माहौल है उस पर भी अगर आप नज़र करेंगे तो आपके मन में कभी ये सवाल खड़े नहीं होंगे, कभी मोदी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। आप बंद कर करके आप भरोसा करोगे कि गुजरात शांति प्रिय राज्य है, प्रगति करने वाला राज्य है। गुजरात में हेल्थ केयर में क्या रेवोल्यूशन आपने, क्योंकि जितना आपके भाषण में आपने बात की हेल्थ केयर में, सिवाय वो माल नरिशमेंट के कुछ कहा नहीं,
तो गुजरात में हेल्थ केयर में क्या चेंजेस आपने? मैंने नहीं कहा, समय के अभाव से, और कोई कारण नहीं है। एक उदाहरण देता हूं आपको। हम पूरे विश्व में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 127 नंबर पे खड़े हैं। भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिकॉर्ड में दुनिया में हम 127 नंबर पे खड़े हैं। ये हमारी दुर्दशा है, और उसका एक कारण है IMR एंड MMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सब भाषण करते हैं कि यार ये माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए। गुजरात ने जवाब दिया। हमने एक चिरंजीव स्कीम बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल खड़ा किया, प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को हमने हमारे साथ MOU किया, और गरीब से गरीब परिवार की महिला उस डॉक्टर के पास जाती है जिसको हमने MOU किया है, और वहाँ ट्रीटमेंट लेती हैं, तो उसकी डिलीवरी का पूरा चार्ज सरकार देती है। घर से अस्पताल जाने का ट्रैवलिंग जो अलाउंस है वो देती हैं। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को लेकर घर जाती हैं, वो ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं। और उसके पतिदेव उसको परेशान न करे इसलिए उनको भी पर डे 200 रुपये देते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ है कि मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40% से ज़्यादा नहीं थी। आज मेरे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90% प्लस हो गई है। और ये इसका कारण करीब 800 से ज़्यादा माताएं जो मर सकती थी बच गई, और करीब 2500 से ज़्यादा बच्चे जो मर सकते थे बच गए। ये इतना बड़ा काम, रिवॉल्यूशनरी वर्क हमने किया है। दूसरा, हॉस्पिटल में गुजरात ने पहली बार, और देश में भी पहली बार शायद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को हमने डेवलप किया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उसको हम प्राइवेट पार्टनरशिप से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाला कोई शहर है तो अहमदाबाद है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देहदान करने वाला कोई राज्य है तो गुजरात है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चक्षुदान करने वाला कोई राज्य है तो गुजरात है। ये गुजरात ने तरक्की की, और दुनिया में पर डे मैक्सिमम किडनी ट्रांसप्लांट अगर कहीं होते हैं तो गुजरात में होते हैं। दुनिया में पर डे मैक्सिमम नी ट्रांसप्लांट कहीं होते हैं तो गुजरात में होते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में गुजरात ने कई इनिशिएटिव ली हैं। अभी हम हेल्थ सिटी के कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। Modi ji, there are plenty of questions, and we are being broadcast live on the net as well. And right now we have a question from one of our persons who are watching us on the net. And the question is, this question is from Ashish Bhatt from Buffalo, and he said, has the current federal government failed in India? Are we heading towards a United States of India? What do you say, Mr. Modi? देखिए, जहाँ तक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, 60 साल में वो अच्छा उसने परिणाम दिया है। लेकिन पॉलिटिकल कारणों से अब जो एंक्रोचमेंट हो रहे हैं वो अगर संयम बरता जाए तो ये व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि इसी व्यवस्था के माध्यम से देश को एक भी रख सकते हैं, देश को आगे भी चला सकते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं उन्होंने बहुत ही दीर्घदृष्टा के साथ एक देश को बहुत बड़ी सौगात दी है। हम लोगों का दायित्व है कि उसकी पवित्रता को हम बरकरार रखें। हम जैसे वरना क्या हुआ, अभी मेरे यहाँ इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेज दिया, मुझे बताइए। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी, और ये होना नहीं चाहिए। यही सवाल है, क्या वाकई में हमारे देश में फेडरलिज्म रह पा रहा है, या कहीं ना कहीं केंद्र बहुत ज़्यादा हावी हो जा रहा है? देखिए, पहले तो क्या था कि एक ही पार्टी की सब सरकार, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी थी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ नेताओं की झगड़ों के कारण छोटा मोटा तनाव रहता था, बाकी कुछ नहीं था। अब तो सभी पार्टियां कहीं न कहीं राज कर रही है, सब पार्टियों का कहीं न कहीं से है, और इसलिए इन दिनों सुविधा बढ़ी है। अगर हम थोड़ा स्मूथ एंड लुब्रिकेट वे में काम करें तो अब सुविधा बढ़ी है। Mr. Chief Minister, your aides and strategists have been trying to help give you an image makeover, perhaps so you can move from the state to the center. My question today is very direct. When do you see yourself being called Mr. Prime Minister, and what is the time frame that you've set for yourself for that?
एक, मैंने अब तक 1 मिनट भी मेरी इमेज के लिए खर्च करने के लिए लगाई नहीं है, आगे भी लगाने वाला नहीं हूं। मैंने मेरी पूरी शक्ति मेरे राज्य की प्रतिष्ठा के लिए लगाई है, मेरे राज्य के ब्रांडिंग के लिए लगाई है, और उसमें मैं सफल रहा हूं और मैं उसी के लिए समर्पित हूं। उस काम को मैं करता हूं, करता रहूंगा। दूसरा सवाल जो है आपका, इसका मैं कोई भी जवाब दूं, विवाद उसके अंदर निहित होगा। कोई भी जवाब दूं सर, जो उचित हो वो जवाब दे दीजिए ना। कोई भी जवाब दूं। इसलिए जिसको जो जवाब भाता है वो अपने आप उसको ले ले। मोदी जी, अगर ऐसी बात है तो आपके पहनावे में बड़ा बदलाव आया है। आजकल आप बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। नहीं, उससे क्या हुआ? अरे छवि बदल गई ना, याद कीजिए 1998। देखिए, ऐसा है, ऐसा मैं बताता हूँ। आपने मुझे हमेशा ये हाफ स्लीव कुर्ता, मेरा इज नोन एज मोदी कुर्ता। आप कहीं मार्केट में जाइए, इवन इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, जी। मोदी कुर्ता इज अवेलेबल। तो ये ब्रांड बन गया है। दूसरा विषय है, मैं कई वर्षों तक नॉर्थ में काम करता था, हिमाचल में ज़्यादातर। तो उस समय हिमाचल में तो कुर्ता पैजामा पहन करके मैं जाता था, तो लोग पूछते थे आप नाइट ड्रेस पहन के क्यों आए? वहाँ ये सही था। तो फिर वहाँ हम ये कुछ और सर्दी भी रहती थी तो पैंट वैंट कुछ पहनना शुरू किए। अब वो कपड़े वैसे के वैसे मेरे पास पड़े हैं। तो जब गुजरात में सर्दियाँ होती हैं तो मैं ज़रूर कभी कभी उसको पहनता हूँ, लेकिन अब वो मैं नहीं मानता हूँ कि उससे कोई मेरी पहचान बदल जाती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मोदी जी, तारीफ करनी पड़ेगी कि आप उस समय से लेकर अभी तक फिट हैं। पुराने कपड़े अभी भी फिट आ रहे हैं। अब भाई, अब देखिए, मैं गाली खा करके तो वेट बढ़ नहीं सकता। अगर गाली खा करके वेट बढ़ता तो आज मैं शायद 200 किलो का हो जाता। ऐसी बात होती तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अभी आपके लिए तालियां बजा रहे नहीं होते। एक सवाल यहाँ लेते हैं। सर, If Mahatma Gandhi is the father of the nation and not of Gujarat, why is it that only Gujarat is dry and not the whole of India then? मैं पहली बार जीवन में जब पोरबंदर गया था और वहाँ की विजिटर बुक में मुझे लिखना था, तो मुझे याद है मैंने लिखा था पोरबंदर, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म स्थान हुआ था, उनके घर पर। तो मैंने लिखा था, इस घर में एक व्यक्ति का नहीं, एक युग का जन्म हुआ था। तो सारा विश्व के वो महापुरुष हैं और पूरे विश्व की प्रेरणा है। उसको ना हम गुजरात से जोड़े, ना हिंदुस्तान से जोड़े। दूसरा पार्ट है, वो हर राज्य की अपनी नीतियां रहती हैं। बाकी राज्यों से आप पूछिए, फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, बाद में पूछ लीजिए। आपने हरिंदर का प्रश्न तो टाल दिया बहुत अच्छे से, प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? हाइपोथेटिकली, अब ये टालिए मत। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। हाइपोथेटिकली नहीं वर्तमान में सोचना रहना चाहिए। हम सच्चाई की धरा पर जीने। बाकी आपको ऐसे सपने वाले बात बहुत मिल जाएंगे। मैं सच्चाई की धरातल पर रहना चाहता हूँ। मेरा गुजरात, मेरी कठिनाइयाँ, मेरा प्रकाश, बस मैं मस्त हूँ उसमें। मोदी जी, अगर सेंटर में कोई रोल मिलता है तो क्या उससे कभी आपको आपत्ति होगी? गुजरात सही है, लेकिन क्या अगर केंद्र में भी, तो क्या आपत्ति? इस मंच से तय होगा वो। मोदी जी से कोई सवाल का जवाब अगर आप ना चाहें तो नहीं मिल सकता। I want to share with the audience, I did a study for the World Bank where several of the top 100 industrialists in this country were interviewed, 162. And almost all of them on record said, Gujarat is the only state where they have to pay no money at all. Absolutely no money at all. And there are people across party lines, people who fund different parties, including the BJP and the Congress. My question to you, sir, is, what are your views on electoral reform? Should there be state funding of elections? Because at the root of all political corruption appears to be this pretense of collecting money from large-scale infrastructure projects for funding elections. How is it that, what is in your view,
the solution ahead for electoral reform? Thank you, sir. यही इलेक्टोरल सिस्टम के बावजूद भी गुजरात पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा तभी करप्शन बंद होगा, इतना इंतजार करने वाली बात, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाला विषय है। इसी व्यवस्था के तहत गुजरात में करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं। नंबर 2, पूरे देश की हेल्थ के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब मुझे याद है, मैंने स्टूडेंट के रूप में जो मैं पढ़ा हूँ, 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, तो बैलेट बॉक्स लेकर के टुकड़ियाँ एक गांव से दूसरे गांव जाती थी और 2-2 महीने तक पोलिंग चलता था और जितनी पार्टियाँ रहती थी उतने डिब्बे रहते थे और हर डिब्बे में पार्टी के अनुसार वो कागज डालना होता था। यहाँ से रिफॉर्म करते 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 इलेक्ट्रॉनिक मशीन तक हम पहुँचे हैं। मतलब इसमें रिफॉर्म हो सकता है, एक तो पहली बात है। पहली बात, हमारे देश में करना जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, चुनाव के कारण पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन लेने से डरती है। उनको लगता है अभी ये डिसीजन करेंगे, 5 राज्यों का चुनाव आएगा तो बजट यार ऐसा करो वैसा करो, और बजट के बाद तुरंत कमेंट मीडिया का आता है कि इलेक्शन का बजट है। इससे बचना है और कठोर निर्णय करने के लिए स्पेस रखनी है। तो एक, हमारे देश में पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन साथ साथ करने चाहिए। 2, टेन्योर फिक्स करना चाहिए। इलेक्शन की डेट भी फिक्स करनी चाहिए। दुनिया के कई देशों में है कि इस साल को ये तारीख को इलेक्शन होगा, ये फिक्स करना चाहिए। और दूसरा, इलेक्टेड लोगों के लिए कंपल्सन होना चाहिए कि आप जो भी जीत करके आए हो, आपको बहुमत मिला कि नहीं मिला वो आपका प्रॉब्लम है। आप इलेक्टेड हो, आपको गवर्न करना है, आपको डिलीवर करना है, फाइंड आउट ए वे। और नहीं करोगे और आपका बॉडी खत्म हो जाता है तो 10 साल के लिए ये टोली डिस्क्वालीफाई होगी, नई चुन करके आएगी एंड दे विल हैव टू कंपल्सरी रन फॉर द 5 years। ऐसे कुछ अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं और उसके साथ स्टेट फंडिंग भी हो, स्टेट फंडिंग के भी तरीके हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने कॉमन डायस बना दिए और जो भी भाषण करने के लिए आना है वहाँ आएगा, खर्चा नहीं होगा। आपने सबको ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल का कूपन दे दिया कि भाई इतने किलोमीटर का कूपन स्टेट दे देगा, आप ले लीजिए, ट्रैवल कीजिए, तो करप्शन भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। I just want to ask you a question. How will you inspire the other states and chief ministers in your leadership qualities and in the concept of pay it forward? ये बहुत कठिन काम है जो आप मुझे पूछ रही हैं। मुझे ऐसे सपने देखने नहीं चाहिए। मेरी कोशिश है सबसे कुछ न कुछ अच्छा सीखूं। हर किसी से सीख सकता हूं और मैंने ये कोशिश की है। किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के द्वारा अगर अच्छी चीज़ होती है, मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ, मेरे अफसरों को भेजता हूँ और मेरे राज्य में लागू करने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए मैं अगर ये दुनिया को सिखाने का काम करूँगा तो मेरा ही काम छूट जाएगा। इसलिए मेरा अपना काम बोले, उससे जिसको लाभ मिलता है मिले।